हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ब्लड चैप्टर और उसका कुछ पार्ट बच चुका था, तो आज उसी को पूरा करेंगे। चलते हैं। क्या क्या पढ़े थे वो आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पिछले भाग में हम लोग ब्लड के दो भाग, रक्त कणिका और प्लाज्मा होता है। रक्त का दो भाग होता है। रक्त के अंदर दो भाग पाया जाता है। एक भाग होता है रक्त कणिका, दूसरा भाग होता है प्लाज्मा। रक्त कणिका जो है इसे सेल्स भी कहेंगे। तो रक्त कणिका जो है वो तीन टाइप का होता है। आरबीसी होता है पहला, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु बचा हुआ था। तो आज इसी को पूरा करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। आरबीसी है क्या? आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? आरबीसी के कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? आरबीसी के अधिकता के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, उसका क्या क्या वर्क है, वो सभी आरबीसी के अंदर अभी पढ़ेंगे। जो कि एक एक पॉइंट जो लिखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इससे अक्सर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कहिए कि हर एक एग्जाम में आपको ये इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। रक्त कणिका तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त आरबीसी का अब फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसका हिंदी में से लाल रक्त कणिका कहते हैं। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, फुल फॉर्म लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम इथ्रोसाइट होता है। अब आरबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो है, आरबीसी का निर्माण बोन मेरो यानी कि हिंदी में अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण हो गया तो इसका जीवन काल भी होना चाहिए। ये कितना दिन तक हमारे ब्लड में जीवित रहता है, तो वो देखते हैं। इसका 120 दिन इसका जीवन काल है। एग्जाम में अगर पूछे आरबीसी का जीवन काल कितना है तो 120 उसका आंसर होगा। निर्माण के बाद, जीवन काल के बाद मृत्यु होगा। आरबीसी का मृत्यु होगा, कहाँ होगा मृत्यु तो वो देखते हैं। पहला स्प्लीन, पहला हो जाएगा आपका स्प्लीन। इसी को हिंदी में हम प्लीहा बोलेंगे। इसी को एक और नाम है हिंदी में तिल्ली। ठीक, इसी का एक और ये तीनों जो है एक ही नाम है। ये इंग्लिश नाम है, ये दोनों हिंदी नाम है। ठीक, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली या लीवर में। ठीक, इसमें मृत्यु होने के कारण स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आपका ये पॉइंट नोट करके रखना। ये क्वेश्चन आपका बन गया आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान अगर पूछेगा एग्जामिनेशन में तो आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, उसे टिक करना है। और इसमें आपका जैसे कि ब्लड उसमें गया, मरा, तो उसे पुनः निर्माण करने का भी काम इसी का है। उसमें पुनः निर्माण हो करके नया ब्लड बन करके रीस्टोर यानी जमा हो जाता है स्प्लीन के पास। ये जो स्प्लीन है, स्प्लीन के पास
आपका नया ब्लड बन के जमा हो जाता है। इसलिए एस्पिरिन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक। किसको कहेंगे? एस्पिरिन को, यानी तिल्ली या पीलिया को, तिल्ली या पीलिया या एस्पिरिन को ब्लड बैंक कहेंगे आरबीसी का। तो कभी कभी एग्जाम में आपको मिलेगा ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो एस्पिरिन, तिल्ली या पीलिया को। आपका यहाँ 2 क्वेश्चन बना था और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। हमारे शरीर में आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में आरबीसी के अधिकता से कौन रोग होता है वो देखते हैं। कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग को हम लोग बोलचाल के भाषा में खून की कमी भी बोलते हैं। खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है खून के कमी से होने वाली रोग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एनीमिया रोग। तो एनीमिया रोग, खून की कमी हो गया, ये एरो नीचे की ओर है, इसका मतलब हो गया आपका कमी। ऊपर की ओर है अधिकता। अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया। इसको बड़ा लिख देते हैं, पॉलीसाइथेमिया, बड़ा लिख दिया। अब आगे चलते हैं, रोग बारे में जान लिए। अब हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड लाल होता है। लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में किसके कारण होता है? तो आयरन के कारण होता है। आयरन में कौन सा आयरन होगा? तो Fe2+ होगा। तो वो देखते हैं कैसे होता है। इसमें हीमो नाम का एक पदार्थ होता है। हीमो का मतलब हो गया आयरन। आयरन जो हो गया, आयरन में कौन सा आयरन? Fe2+, Fe2+ आयरन के कारण। और ग्लोबिन क्या चीज है? ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? और इस प्रोटीन का काम क्या है? पहले देखते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का काम है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर में पहुंचाना, ले आना, ये प्रोटीन का काम है। और ये ऑक्सीजन को लाने और ले जाने में आयरन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि आयरन जो है ऑक्सीजन से जुड़कर उसे ट्रेवल यानी ढोने का काम करता है। यानी कि एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछ सकता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु से मिलकर जुड़ा हुआ रहता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 अणु से मिलकर जुड़ा हुआ रहता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है और हर एक सेल के जगह सेल के पास पहुंचाता है। तो बस इसमें इतना ही है। हीमोग्लोबिन में ये सब आप डायग्राम ध्यान से जो बताए हैं याद रखिएगा। अब चलते हैं WBC के तरफ। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को सफ़ेद रक्त कणिका भी कहते हैं। सफ़ेद रक्त कणिका जो है इसका अब देखते हैं निर्माण क्या होता है। निर्माण कहाँ होता है? वहीं बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, इसका जीवन काल 3 से 4 डे। इसकी मृत्यु कहाँ होगा? वहीं स्प्लीन या लीवर में। अब देखते हैं WBC के कमी और अधिकता से होने वाले रोग को। WBC के कमी से होने वाला रोग प्रथम है, कमी के कारण होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया रोग है जो कि WBC के कमी के कारण होता है। अब देखते हैं अधिकता से क्या रोग होता है। इसके अधिकता से ल्यूकोमिया नामक बीमारी होती है। अब WBC के प्रकार के बारे में जानेंगे। WBC के अंदर भी कई प्रकार के
कणिकाएं पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, वो देखते हैं। WBC की दो टाइप का होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो है इसमें ये छोटे छोटे कण के रूप में होता है, छोटे छोटे कण के रूप में होता है, जबकि अग्रेन्युलोसाइट जो है बड़े बड़े साइज में होता है। इसका जो है 3 भाग होता है। पहला एसिनोफिल होता है, दूसरा बेसोफिल होता है, तीसरा न्यूट्रोफिल होता है। अब इसमें 2 टाइप होता है, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। इसका वर्क देखते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, घाव हो गया चोट लगने के बाद, तो उस जगह पे ब्लड जहाँ फूट जाता है चोट लगने के बाद, तो वहाँ सबसे पहले बैक्टीरिया हमला, जीवाणु हमला करता है। उस जीवाणु से रक्षा करने का काम न्यूट्रोफिल ही करता है। न्यूट्रोफिल चोट लगने के बाद तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और जीवाणु से उस क्षेत्र को रक्षा करता है। न्यूट्रोफिल का काम बस इतना ही है। और उस जगह पे थोड़ा देर के बाद देखिएगा लाल लाल हो जाएगा जहाँ चोट लगा है, और लाल लाल होने के बाद वहाँ सूजन आना शुरू हो जाता है। उस जगह पे उस सूजन जहाँ होता है लाल लाल क्षेत्र में, उससे आपको दर्द से निवारण के लिए बेसनोफिल वहाँ पहुँचता है। और इसका वर्ग होने के बाद उस जगह पर लास्ट में एसिनोफिल पहुँचता है। और जैसे कि आपका उस जगह पर एलर्जी आना, मतलब एलर्जी आने का मतलब हो गया आपका खुजली होना, ये सब जो किसके कारण होता है, तो एसिनोफिल के कारण। अगर यही आता है तो वो कंट्रोल करता है। ये सब जो है आपका कंपाउंडर के भूमिका निभाता है। कंपाउंडर के भूमिका का मतलब हो गया कि शुरुआती, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो शुरुआत में आपका चेकअप जो करता है, कौन करता है, कंपाउंडर करता है। तो ये जो हो गया शुरुआती भूमिका ये तीनों निभाता है। जैसे कि बताए, ये सबसे पहले आया और आपके जीवाणु से रक्षा किया। ये आया, आपका सूजन जो लाल क्षेत्र था वो दर्द वगैरह कम किया। ये आया तो वो जिस एरिया पे एलर्जी था तो उसको कम करने की कोशिश कौन किया, एसिनोफिल। अब उसके बाद इससे तो ज़्यादा वर्क होगा नहीं क्योंकि ये कंपाउंडर है। तो अब कौन आएगा, डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब अब इसमें कौन है, तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आपका डॉक्टर साहब हो गए। तो डॉक्टर साहब जो हैं ये दोनों अब मेन भूमिका देखिए इसका काम है। जैसे घाव बड़ा है, उस घाव को भरने का काम कौन करेगा, मोनोसाइट। घाव भरने का काम करेगा मोनोसाइट। क्या करेगा, घाव को भरने का काम करेगा। लिम्फोसाइट के बारे में आप देख लीजिए। लिम्फोसाइट जो है ये सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाए, ठीक, जितना भी ज़्यादा बुखार हो जाए, जो भी प्रॉब्लम होगा, सबसे बड़ा रोगों से लड़ने का काम कौन करता है, रोगों से लड़ने का काम लिम्फोसाइट करता है। तो इसे इस टाइप से कंपाउंडर और डॉक्टर के फॉर्म में ध्यान से आप इसे पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। जैसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रेलवे में भी पहले ट्रैक को ठीक करने कौन आता है, ग्रुप डी का आदमी। उससे ठीक नहीं होता है तो कौन आता है, टेक्नीशियन आता है। उससे भी ठीक नहीं होता है, जूनियर इंजीनियर आता है। उससे भी ठीक नहीं होता है तो इंजीनियर आता है। उसी टाइप से ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, इसका क्या वर्ड। तो अब आते हैं स्टेप 3 यानी पार्ट 3, कणिका के पार्ट 3, प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में बिंबाणु भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसका भी निर्माण आपका बोन मेरो में होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
यह रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मृत्यु 8 से 10 दिन में हो जाता है। इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में। इसका कार्य आप ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स डिम्बाणु का काम आता है। अब इसका कमी के कारण कौन सा रोग होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस के कारण इसके कमी के कारण, प्लेटलेट्स के कमी के कारण बीमारी होता है। और प्लेटलेट्स के अधिकता के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नामक बीमारी होता है। अब इसके जीवन काल जो है 8 से 10 दिन का होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। इसका मृत्यु जो है प्लीहा या लीवर या एस्पिरिन में होता है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड है, अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है, वो देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन रोकता है? तो आपका आंसर होगा हेपरिन प्रोटीन। और जैसे किसी जगह कट गया और बाहर की ओर ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो उस जगह पे आपके फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है उस जगह पे आके वहाँ जाल बना देता है और हमारे शरीर से बाहर ब्लड आने से रोकता है। तो शरीर के बाहर ब्लड आने से कौन रोकता है? फाइब्रिनोजेन। शरीर के अंदर ब्लड जमने से कौन रोकता है? तो हेपरिन प्रोटीन। इस दोनों को स्टार कर लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंस। तो आपका अगला वीडियो में आपको आरएच फैक्टर के बारे में बताया जाएगा, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।